हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 39 है, जिसमें हम लोग चैप्टर 27 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है भूमंडलीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक नया क्षेत्र भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है। शाब्दिक रूप से जब आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विश्व के बहुत से देश एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया का दूसरा नाम वैश्वीकरण भी है। भूमंडलीकरण से पहले पूरी दुनिया विकसित, विकासशील और अविकसित जैसे 3 तरह के देशों में बटी हुई थी तथा अपने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के कारण उनके बीच किसी तरह का तालमेल होना बहुत कठिन था। सभी देश विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर अधिक से अधिक आयात कर लगा रहे थे। इसका उद्देश्य अपने देश की मुद्रा को दूसरे देशों में जाने से रोकना था। भूमंडलीकरण से संबंधित विभिन्न दशाओं को समझने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को विकसित, विकासशील और अल्प विकसित समाज के अर्थ को समझाना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं विकसित, विकासशील तथा अल्प विकसित समाज किसे कहते हैं, या डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड सोसाइटी क्या है। सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर सभी समाजों को विकसित, विकासशील और अल्प विकसित जैसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विकसित समाज या डेवलप्ड सोसाइटी वे हैं जिनमें औद्योगिकरण तथा नगरीकरण बहुत विकसित अवस्था में होता है। ऐसे समाज में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है, जनसंख्या का अधिक घनत्व नहीं होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अधिक होती हैं तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे समाज बहुत ही उन्नत अवस्था में होते हैं। विकासशील या डेवलपिंग सोसाइटी वे हैं जिनके पास पूंजी की कमी होने के बाद भी उनके प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन इस तरह के होते हैं कि उनमें उद्योगों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। ऐसे समाज आज विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। जनसंख्या को सीमित रखने और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह समाज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत विकासशील समाज का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता रहा था, लेकिन वर्तमान समय में भारत भी अब विकसित समाज या डेवलप्ड सोसाइटी के अंतर्गत आता है। अल्प विकसित समाज या अंडर डेवलप्ड सोसाइटी क्या है, ये देख लेते हैं।
अल्प विकसित समाज वह है जिसकी जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की तुलना में राष्ट्र की पूंजी बहुत कम होती है। ऐसे समाज में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग न हो पाने के कारण अधिकांश का जीवन स्तर बहुत नीचा होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हर देश की अलग अलग आर्थिक स्थिति के आधार पर विश्व के सारे देशों को 3 प्रकार में बांटा गया है, जिन्हें हम विकसित, विकासशील तथा अल्प विकसित समाज के रूप में देखते हैं। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले इन तीनों तरह के समाजों को समझना अत्यंत आवश्यक था। तो आइए अब मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, ये हम देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भूमंडलीकरण को 2 अर्थ के आधारों पर स्पष्ट किया है। अधिकांश विद्वानों के द्वारा भूमंडलीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से है। कहने का तात्पर्य है कि जब विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंध कम या समाप्त होने लगते हैं तथा सभी देश एक दूसरे की प्रौद्योगिकी और अनुभवों का लाभ उठाकर अपना आर्थिक विकास करने लगते हैं, तब इस दशा को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। आर्थिक आधार पर विभिन्न देशों के बीच पूंजी का मुक्त प्रवाह होना इस प्रक्रिया की दूसरी प्रमुख विशेषता है। इस दृष्टिकोण से संसार में बड़े बड़े आर्थिक निगमों और कंपनियों का निर्माण होता है। इन निगमों और कंपनियों की पूंजी में विभिन्न देशों के लोगों की हिस्सेदारी होती है। इनका व्यापार किसी एक देश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इनका कार्यक्षेत्र पूरा विश्व हो जाता है। सभी देश सीमा शुल्क को कम करके विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगते हैं। एक देश में विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी का लाभ दूसरे सभी देशों को मिलने लगता है। परिवहन के साधनों को इस तरह विकसित किया जाता है जिससे सभी देशों के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने तथा उन्हें आने जाने की सुविधा प्राप्त हो सके। ये तो है आर्थिक आधार पर भूमंडलीकरण का अर्थ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सांस्कृतिक आधार पर भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है, क्योंकि हमने पहले ही यह कहा था कि भूमंडलीकरण को हम 2 आधारों पर स्पष्ट करते हैं, एक आर्थिक आधार पर और दूसरा सांस्कृतिक आधार पर। तो आइए देखते हैं सांस्कृतिक आधार पर भूमंडलीकरण क्या है। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का रूप स्पष्ट होने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि भूमंडलीकरण एक स्वाभाविक और ऐच्छिक प्रक्रिया है। इसे संपन्न और शक्तिशाली देशों द्वारा दूसरे देशों पर थोपा नहीं जा सकता। सांस्कृतिक आधार पर दुनिया में होने वाली संचार क्रांति ने पूरे विश्व के बीच की सभी दूरियों को समाप्त कर दिया है। इंटरनेट, फैक्स और मोबाइल के द्वारा कुछ ही पलों में हम विश्व भर से कोई भी संदेश और सूचना प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न की सहायता से पूरे विश्व में घटित होने वाली घटनाओं को उसी रूप में तुरंत देखा और सुना जा रहा है।
जिस तरह एक गांव के लोग हर पड़ोसी और नातेदार को सामने देखकर उससे बात कर सकते हैं, उसी तरह मीडिया की सहायता से पूरे विश्व के लोग एक दूसरे को जानने और समझने लगे हैं। इसी कारण अब ये कहा जा सकता है कि पूरा विश्व आज एक विश्व गांव या ग्लोबल विलेज का रूप लेने लगा है। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि भूमंडलीकरण विश्व में आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया होने के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को भी स्पष्ट करती है। ऐसा अनुमान है कि आज पूरे विश्व में होने वाले कुल व्यापार का 1/3 हिस्सा उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित होता है जिनमें विभिन्न देशों की हिस्सेदारी है। सभी देशों के उद्योगों में विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ता जा रहा है। सभी विकसित और विकासशील देशों में दूसरे देशों के लोगों का आना जाना बढ़ रहा है तथा उनके बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर कम होते जा रहे हैं। परिवर्तन और विकास की इसी प्रक्रिया का नाम भूमंडलीकरण है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में भूमंडलीकरण की विशेषताएं क्या हैं या भूमंडलीकरण की प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।